आप करके देखिए ना अपने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और उसमें आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्टिव हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। पहले प्रश्न है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। आंसर देना। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित थे। पहला, नए नए यंत्रों का आविष्कार तथा दूसरा था गांव में गृह उद्योग की समाप्ति, जिसे शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति। समझे? दो को रीजन आप बताओगे यहाँ से। पहला तो ये बताओगे कि नए नए यंत्र का जो आविष्कार था और गाँव में गृह उद्देश्य उद्योग की समाप्ति, जिससे शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत भी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? औद्योगिकरण के सफल होने के फलस्वरूप समाज में स्पष्टतः 3 वर्ग में बंट गया। पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गवा वर्ग, मजदूर वर्ग। बीच का बुजुर्गवा वर्ग मध्य वर्ग तथा जिसे हाथ में व्यापार की कुंजी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम। प्रश्न थर्ड, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था। भले ही उद्योग गृह उद्योग में चलते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निरउद्योगीकरण से आप क्या समझ तात्पर्य है? निरउद्योगीकरण से मेरा तात्पर्य यह है कि उद्योगों का अभाव। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की सफलता ने भारत को उद्योगों से पूर्णतः महरूम कर दिया। इसी को निरुद्योगीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। इस आयोग का उद्देश्य था वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों को पता लगाया जाए जिससे सरकार सहायता दे सके। तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ तक आप समझ पा रहे थे? औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता था। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनकी बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अच्छी सड़कों तथा रेलों की व्यवस्था आवश्यक है। इन माध्यमों से कारखानों तक कच्चा माल भी पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है मेरे सेठ नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उन्हें पता भी नहीं चला और वे ग्रामीण स्वर्ग के क्षेत्र के स्थान पर शहरी असलम नगरीय जीवन में फंसने को मजबूर हो गए। शहरों में यह जहाँ भी कारखाना लगाए गए वहाँ के विषय में ऐसा प्रचार किया गया कि मानव मजदूर वहाँ का आरामदायक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा उन्हें। मतलब उन्हें भ्रम फैलाया गया कि वहाँ पर जाएगा आराम ही आराम मिलेगा। बहुत वहाँ पर जाने के बाद बहुत तकलीफ झेलना पड़ा उन्हें। अफवाह उड़ा दिया। विषय में ऐसा प्रचार किया गया कि मानव मजदूरों को वहाँ आराम का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। फलतः वे गांवों छोड़कर कारखाने वाले स्थान या शहरों को जाने लगे, लेकिन वहाँ आने उनके लिए सुख सपना साबित हुआ।
झुग्गी झोपड़ी में रहकर उन्हें नगरीय जीवन बिताना पड़ा, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा उन्हें और बहुत खराब जिंदगी जीना पड़ा उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम बस्ती की शुरुआत कैसे हुई? असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? असलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगा। ठीक है, अब मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे। कारण उन्हें इतनी कम आय होती थी कि जिससे उनको दाने दाने को मुहताज रहना पड़ा था। आगे चलकर कुछ ट्रेड यूनियन बने जिन्होंने उत्पादन से होने वाले की आय के उचित बंटवारे की बात उठाई गई, लेकिन यूनियन अपनी दुकानदारी चलाने में अधिक रहते थे और मजदूरों को सुविधा दिलाने की ओर कम ध्यान देते थे। मतलब कहने के बाद चमचागिरी जो होता है तो कंटिन्यूस बातें नहीं करता और वो अपने आटा में रोटी सेकने लगते हैं। हक तो बात करते हैं मजदूर की, लेकिन मजदूर की एक भी बात नहीं की जाती, और की जाती है तो अपनी की जाती है तो अपनी की जाती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून 1949 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों की उनकी क्षमता के मुकाबले मजदूरी निश्चित हो जाए ताकि थानेदार उनका शोषण नहीं करने पाए। इसके साथ ही उनके काम के घंटे भी निश्चित किया जाए। न्यूनतम मजदूरी कानून इतनी निश्चित की गई जिससे मजदूर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं बल्कि से कुछ अधिक भी इसका भी ख्याल रखा जा गया। क्वेश्चन नंबर 10, कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे? औद्योगिकरण के आरंभ से ही कोयला और लोहा की आवश्यकता महसूस हुई। जितनी भी मशीनें बनी, जितने बने कल्पना की गई, वे सब लोहे से ही बने सकती थी। लोहा को उसका वास्तविक रूप दे सकता था कोयला। अतः इन दोनों खनिजों कोयला और लोहे ने औद्योगिकरण को गति ही नहीं स्थायित्व भी प्रदान किया। पूंजीपति ने इन दोनों खनिजों का लाभ उठाकर विश्व को अनेक सुविधापूर्ण वस्तुएं प्रदान तो की, लेकिन इन उद्योगों को पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया। आज का वैश्विक तापमान उसी का परिणाम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आपको कौन से सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और लाइव क्लास जुड़ना है तो 7 बजे जुड़िए, 7 से 9 आपको रेगुलर लाइव क्लास में आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा।